हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ इन दिस डिस्कशन। तो इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाला है 17 जून के जो क्वेश्चंस मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम का, वो डिस्कस करूंगा। और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके, चाहे एसएससी जेई का हो, चाहे आरआरबी जेई और गेट का क्वेश्चंस हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चंस हो। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि 10+10, 10 टेक्निकल प्लस 10 नॉन टेक, और सारे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका कम टाइम पे भैया बहुत सारा चीज़ कवर हो जाए, क्योंकि आपके लिए अभी टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी सब्जेक्ट के आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहो, और इस वीडियो को एज ए रिवीजन के तौर पे लो कि ताकि कम टाइम पर आप क्या करो, आके बहुत सारे सब्जेक्ट का कंसेप्ट एक साथ रिवीजन कर लो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन और फर्स्ट क्या है ना कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ देकर रखा हुआ है, पूछा कि किस थर्मोडायनेमिक्स का लॉ किसके बारे में बात करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है, और यहीं से हम लोग क्या लिखा है, यहीं से हमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है हमें यहीं से मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी किसमें 2 में हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ जीरोथ लॉ की, तो जीरोथ लॉ आपको किसके बारे में बात करता है, ये सॉरी बी में क्या सेकंड लॉ है, तो सेकंड लॉ किसके बारे में बात करता है। सेकंड लॉ से हमें कंसेप्ट मिला किसका, एंट्रोपी का मिला है। और क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि जो हीट ट्रांसफर कर होता है वो किस लॉ की हेल्प से होता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये हमेशा याद रखना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हीट का ट्रांसफर होता है। तो इसलिए बी का जो यहाँ पे एंट्रोपी देखो किस ऑप्शन में देकर रखा हुआ है, तो एंट्रोपी आपका यहाँ पे देकर रखा हो क्या, बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो सी में क्या देखो, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ हमेशा आपका टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करता है, और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरह का थर्मोमीटर्स भी होता है, जैसे कि मरकरी थर्मोमीटर हो गया, आपका थर्मिस्टर हो गया, थर्मोकपल हो गया। तो इसलिए इसका जो आपका सी का जो आपका आंसर है, सी का आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए, आपका हो जाएगा 3। इसमें उसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दिया हुआ। तो थर्ड लॉ बात करता है किसके बारे में, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब ये बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉल द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बिलो -273.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब थर्ड लॉ बात करता है कि भाई किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इससे कम हो ही नहीं सकता है, और केल्विन ने ही इसी टेम्परेचर का कितना नाम दिया, 0 केल्विन दिया है। और इसी 0 केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं। इसलिए डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो देखो ए का 2, बी का 4, उसके बाद आपका सी का कितना हो गया, सी का 3 और डी का 1। तो भैया ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एन इज़ 0, तो कौन सा इक्वेशन निकल के आने वाला है। जैसे पी वी के पावर में एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर एन का वैल्यू जो है अगर मैं 0 रखूँगा तो प्रेशर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक या तो आइसोपिस्टिक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर ये एन का वैल्यू मान लो इन्फाइनाइट हो जाए तो ये आ जाता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का केस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक या तो आइसोमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, और जब एन का वैल्यू 1 होगा तो ये पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस बनता है, इसी को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। और एन इक्वल टू जब गामा लिखते हो तो ये बन जाता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, और रेडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कितना होता है, 0 होता है। और गामा का वैल्यू जब एन लिखते हो तो भैया वो क्या, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो लेस देन गामा और ग्रेटर देन 1, मतलब आपका एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के बीच जो प्रोसेस होती है उनको हम लोग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है। चलो तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस जो होता है साइकोमेट्रिक चार्ट में वो क्या बताता है। तो भाई आपको पता होगा साइकोमेट्रिक चार्ट जो लिखते हो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिखाते हो, यहाँ पे स्पेसिफिक ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा होता है। तो सेंसिबल हीटिंग या कूलिंग का भाई ये साइन होता है। तो सेंसिबल हीट करते हो या कूलिंग करते हो, इसमें जो आपके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो रहती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो जिसको ओमेगा बोलते हो, ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो देखो अगर मान लो सेंसिबल हीटिंग करोगे तो आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व जो होती है ये डिक्रीज करेगा, और आप हीट करोगे तो इंक्रीज करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि अलोंग कॉन्स्टेंट है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन क्या होगा आपका, सेंसिबल और हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वीसीआरएस आपका जो साइकिल दिया हुआ है इसमें कुछ आपके इंथैल्पीज के वैल्यू दिया हुआ है, और पूछा है भाई बताओ सीओपी कितना होगा। तो ये आइडियल वीसीआरएस सिस्टम जो होता है उसको आप ड्रॉ सबसे पहले कर लो। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, आइडियल वीसीआरएस सिस्टम जो होता है पहले उसको ड्रॉ करो, तभी तो आप सारे इंथैल्पी पॉइंट को वहाँ पे डिनोट कर दो, और उसी से आपका यहाँ पे क्या निकाल लोगे, वहाँ से आप निकाल सकते हो सीओपी निकाल सकते हो, जैसे 1 से 2। तो आपको जैसे कि अगर दिया क्या ऑप्शन में देखो क्वेश्चन में कि आपका जो स्पेसिफिक
कंडीशन इनलेट ऑफ कंडेंसर, तो इनलेट ऑफ कंडेंसर 283 यहाँ पे देख रखा है एंथैल्पी। आउटलेट ऑफ कंडेंसर ये होता है 3 पॉइंट, लेकिन जो 3 और 4 होता है ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, और आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का मतलब होता है एंथैल्पी कांस्टेंट, मतलब H3 = H4 होता है, ठीक है। तो आउटलेट ऑफ कंडेंसर जो है तो 4 पॉइंट का जो एंथैल्पी हो जाएगा ये 116 हो जाएगा, ठीक है। और एग्जिट ऑफ आपका इवेपोरेटर कहाँ पर है, ये 0.1 पर, ये 242 देकर रखा हुआ है। अगर हमें पूछ लिए यहाँ पे बताओ कि भाई COP कितना होता है, COP होता है डिजायर्ड इफेक्ट, तो डिजायर्ड इफेक्ट हमें कहाँ मिलता है, इस रेफ्रिजरेटर में मिलता है, मतलब 232 - 116 तो ये 116 हो जाएगा। और वर्क इनपुट कहाँ पर देते हो, कंप्रेसर में देते हो, तो 283 - 282 इसको डिवाइड कर यहाँ पे लिखोगे 283 - 232, इसको जब सोल्व करोगे तो COP निकल के आएगा 2.27। पता नहीं कितने लोगों ने आंसर गलत क्यों, हो सकता है आपने कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन टाइप ऑफ फ्लो इज, देखो अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इसको 5 बोलते हैं, अगर फ्लो तभी पॉसिबल होता है इस कंडीशन में जब आपका ये लाप्लास इक्वेशन क्या हो, ये सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। और आपको ये याद रखना है, ये अगर सेटिस्फाई कर दिया मतलब ये 0 आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के केस में फ्लो पॉसिबल है। और फ्लो कैसा पॉसिबल फ्लो रहेगा यहाँ पे, ये इररोटेशनल फ्लो होता है, ओनली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इररोटेशनल फ्लो होगा जब वो लाप्लास इक्वेशन को क्या करे, लाप्लास इक्वेशन को आपका सेटिस्फाई कर देगा, और ये 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। और यहाँ से कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट जैसे हम लोग क्वेश्चन अगर पूछा जाता है E = क्या लिख सकते हो, -ΔΦ/ΔX लिख सकते हो, ठीक है। V की बात करो तो ये क्या लिख सकते हो, -ΔΦ/ΔY लिख सकते हो। सेम कंडीशन में W जो होता है मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट इन Z डायरेक्शन, इसको लिख सकते हो W = -ΔΦ/ΔZ लिख सकते हो, ठीक है। और इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, ये वैसी लाइन होती है जिस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, फाई वही कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो dy/dx की जो वैल्यू आती है आपको याद रखना है, ये आती है -u/v आता है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ जो आपकी स्ट्रीम फंक्शन साई होती है, उसके केस में जो अब साई जो होता है उसके केस में जो dy/dx की वैल्यू आती है कितना होती है, v/u होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये दोनों तो पूछता ही है कि भाई स्लोप कितना होता है इक्विपोटेंशियल लाइन का, तो बोलोगे -u/v, और स्ट्रीम फंक्शन के केस में v/u। तो बोलेगा ये दोनों कैसे होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं या तो ऑर्थोगोनल होते हैं, कौन, इक्विपोटेंशियल लाइन और आपके जो स्ट्रीम फंक्शन के जो लाइन होते हैं। क्लियर है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के बायनेंसी प्रिंसिपल जो होता है किसने दिया था, तो बायनेंसी प्रिंसिपल दिया था आर्किमिडीज दिया हुआ था, ठीक है। आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट है, तो इससे इसका आंसर बहुत लोगों ने सही भी किया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही किया है इसलिए नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ गियर हैव स्ट्रेट टीथ। देखो अगर मुझे स्फेरिक मतलब 2 पैरेलल शाफ्ट को ज्वाइन करना है तो इसमें जो गियर यूज़ करते हैं तो वो होता है स्पर गियर आप यूज़ कर सकते हो, और हेलिकल गियर भी यूज़ कर सकते हो। तो हेलिकल गियर भी जो है 2 पैरेलल शाफ्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस यही है कि हेलिकल गियर में जो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उस केस में जो इसके टीथ होते हैं ना तो वो इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है, बस टीथ इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन ये पैरेलल शाफ्ट को ज्वाइन कर सकता है। और नॉन पैरेलल शाफ्ट को जो ज्वाइन होता है वो कौन करता है, ये आपका बेवल गियर करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या था, इसका आंसर था बी था कि कौन सा गियर का टीथ स्ट्रेट होता तो भैया स्पर गियर का होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एलिमेंट इज एडेड ऑन स्टील फॉर क्रोमियम रेजिस्टेंस, ठीक है। क्रोमियम रेजिस्टेंस, क्रोमियम नहीं कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब टाइपिंग करने में मेरे को गलती हो गया जब मैं इसको क्वेश्चन ये कर रहा होगा तो भाई क्रोमियम से याद आता है, क्रोमियम को मिला होगा तो ये कोरोजन रेजिस्टेंस देगा। अब याद रख सकते हो क्रोमियम से कोरोजन। मैंगनीज को मिलाने से क्या होता है, इसका क्वेश्चन पूछा गया इसरो वगैरह में बहुत बार, तो ये हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। और निकेल को मिलाने से क्या होगा भैया, निकेल को मिलाने से टफनेस बढ़ जाती है स्टील की, क्लियर है, ठीक है। और सल्फर को मिलाने से क्या होगा, मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रिलेशन इज रॉन्ग। मैंने पूछा कौन सा रिलेशन रॉन्ग होता, तो इसमें कोई सा भी रिलेशन रॉन्ग नहीं है। अगर जितने भी सारे आपके यहाँ पे जो इलास्टिक कांस्टेंट दिए हुए हैं, जैसे ई हो गया, तो ई को हम लोग लिख सकते हैं 2g × 1 + म्यू, जहाँ पे g हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और म्यू हो गया पॉइजन रेशियो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3k × 1 - 2 म्यू, जहाँ पे k हो गया बल्क मॉडुलस, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9kg/3k + g। तो सारे इक्वेशन आपके सही है भैया, तो इसका आंसर क्या डी हो जाएगा। बहुतों ने इसका आंसर गलत किया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर
बॉयलर ड्रम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इसमें ये जो बॉयलर होता है ना, ये हाई प्रेशर बॉयलर होता है। मतलब क्या कि एक टाइम पे अगर आपको लिक्विड दिख रहा है और अगर मान लो इस लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए बॉयलर की रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इसमें क्या होता है कि लिक्विड तुरंत किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह का बॉयलर को बोलते हैं हम लोग हाई प्रेशर बॉयलर। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है आपका ये होता है बेंसन बॉयलर। कौन सा? बेंसन बॉयलर जो होता है ये काम करता है क्रिटिकल पॉइंट पे। ये टीएस डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये जो काम करता है ये क्रिटिकल पॉइंट जो होता है उस पॉइंट से ऊपर ये काम करता है और इसी को बोला जाता है कि हाई प्रेशर बॉयलर बोला जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? महादेश। तो सबसे बड़ा महादेश आपका कौन सा होता है? सबसे बड़ा महादेश जिसमें हम लोग रहते हैं उसका एशिया। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? सबसे छोटा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और पूछा जाए और कौन कौन सा होता है? एशिया हो गया, उसके बाद अफ्रीका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन कौन सा हो गया? आपका यूरोप हो गया, देन आफ्टर नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ये 7 आपके क्या हो गए? 7 महादेश हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। तो भैया तो सिंपल सी बात है, सबका आंसर सही होना भी चाहिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मतलब भैया तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? वेरी सिंपल मेरे भाई, 1526 में सबसे पहला हुआ था। किसके बीच? बाबर के बीच और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। और इसी टाइम से मुगलों का आगमन हमारे देश में हो गया था। और अगर पूछा जाए कि भैया सबसे पहले आगमन किसका किसका हुआ है, तो भाज सब एक अपना शॉर्ट ट्रिक याद रखना। 20 से पहले बाबर आया था मुगल में, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, देन आफ्टर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह आया था, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। दूसरा हुआ था क्या? 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ये हेमू के बीच में हुआ था और अकबर के बीच में हुआ था। इसमें कौन किसने जीत हासिल की थी? तो इसमें अकबर ने जीत हासिल की थी, ठीक है। ये बंदा जीत गया था। और 1761 में भैया तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। ये अफगान के बीच में हुआ था और मराठा के बीच में हुआ था। ये आपको याद रखना है, जिसमें अफगान ने जीत हासिल की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट टू इक्वलिटी जो होता है ये भाई किस आर्टिकल में होता है? तो हमें कुछ मौलिक अधिकार दे के रखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। ये टोटल हमारे पास 6 हैं जो पार्ट 3 में रखा गया है। टोटल 25 पार्ट है हमारे संविधान में। और फंडामेंटल राइट्स को हम लोग बोरो रखेंगे कहाँ से? यूएसए से बोरो किए हुए हैं। जो आर्टिकल 14 होता है ना, ये बात करता है राइट टू इक्वलिटी। और बाकी आप जाकर देखना कि भाई 14 से लेकर 18 तक कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है। बाकी ये सारे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आपका मतलब मेटालॉइड प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। तो देखो मेटालॉइड की मैं बात करूँ तो इसमें 6 आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से आपके? जैसे आपका बोरान हो गया, सिलिकॉन, जर्मनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलिरियम। ये सारे मेटालॉइड्स होते हैं। तो पूछा गया कि भाई कौन शो नहीं करता, तो इसमें नॉन ऑफ दी एबव डी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे जो है मेटालॉइड प्रॉपर्टी, मेटालिक प्लस एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। विच स्टेट शेयर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री? कोस्ट लाइन का मतलब क्या था? समुद्र तटीय। वही सबसे ज़्यादा कौन बनाता हमारे कंट्री हमारे मतलब कौन सी ऐसी राज्य है जो सबसे ज़्यादा समुद्री तट बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो सबसे ज़्यादा कौन बनाता है मैं दिखाता हूँ अभी। ये सबसे ज़्यादा शेयर करता है मेरे भाई आपका, ये देखिए टोटल ऐसे 9 हमारे स्टेट जो सबसे मतलब कोस्ट लाइन मतलब स्टेट में आते हैं। कौन कौन से आते हैं आपको देख लो यहाँ पे। गुजरात आता है, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा, तमिलनाडु आएगा, ठीक है। उसके बाद पौडीचेरी तो भाई केंद्र शासित राज्य तो इसको छोड़ दो। आंध्र प्रदेश आएगा आपका, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो गुजरात जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारे एरिया शेयर करता है, ठीक है, समुद्र के साथ। कोस्ट लाइन मतलब क्या? समुद्र तटीय क्षेत्र होता है। सबसे पहले कौन सबसे ज़्यादा क्यों? गुजरात, उसके बाद होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, द ऑर्गन दैट कैन ग्रो एंड रीजनरेट, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गन है, मतलब कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो बढ़ भी सकता है और कुछ रीजनरेट भी करता है। देखो जितने भी सारे ग्रंथि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ग्रंथि का कुछ काम रहता है, मतलब ये कुछ प्रोड्यूस करेगा और हमारे शरीर में कुछ जो फंक्शंस होते हैं उसको हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लीवर के बारे में बात करता हूँ तो देखो लीवर के कुछ अपने कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं आपके? अगर मैं बात करूँ लीवर के बारे में तो लीवर जो होता है ना, ये सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही हो जाता है कि चलो देखो यहाँ पे देखिए ये लीवर आपका, ठीक है। तो लीवर का फंक्शन क्या होता है? सबसे इसका फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये लीवर क्या करता है आपका? एक तो बाइल जूस
प्रोड्यूस करता है इस बाइल जूस को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, इस गेल ब्लैडर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, जो को फूड को डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और लीवर का क्या काम रहता है आपका, लीवर क्या करता है ना, ये जो ब्लड में हमारा ग्लूकोज रहता है, अगर ब्लड में अगर एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो उसको निकाल कर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और अगर फिर ग्लूकोज रिक्वायरमेंट होता है तो फिर उसको ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो लीवर जो होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है मनुष्य का वो कौन सा होता है, तो बोलोगे क्या, लीवर होता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, पेनक्रियाज होता है, जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लीवर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ने वही सही आंसर किया इसका। सुएज कैनाल इज लोकेटेड इन, तो सुएज कैनाल इंपॉर्टेंट क्यों है, आप मैप को देख के समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सुएज कैनाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता है कि हमारे कंट्री में भैया कौन अंग्रेजों ने राज किया, तो भैया पहले अंग्रेज इधर से आते थे, समुद्र के तट के रास्ते से आते थे, बाद में उन्होंने एक सुएज कैनाल खोज कर निकाल लिया, जिससे जो रास्ता है ना भैया 7,000 किलोमीटर तक कम हो गया। तो मतलब अब जो हमारे कंट्री में उनकी पकड़ थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए सुएज कैनाल का ये इंपॉर्टेंस होता है। तो ये जो सुएज कैनाल है ये किस कंट्री में है, तो भैया ये किस कंट्री में, इजिप्ट में है। और किस दो समुद्र के बीच में ये सुएज कैनाल है, तो बोलोगे मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में आता है, और इसको 1869 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इजिप्ट की कैपिटल क्या होती है, इसकी कैपिटल होती है कायरो होती है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट हेल्ड, क्विट इंडिया मतलब क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये कब हुआ था हमारे कंट्री में, तो ये हमारे कंट्री में हुआ था 1942 में। बहुत बंदों ने सही आंसर किया, इसलिए इसका आंसर क्या, तो सी हो जाएगा। 1930 में क्या हुआ था, डांडी मार्च, जिसको हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह बोलते हैं। 1919 में क्या हुआ था, रावलेट एक्ट आया था हमारे कंट्री में, ठीक है, 1919 में आया था। और 1922 में क्या हुआ था, चोरी चौरा इंसिडेंट जो है इसी 1922 में भी हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा नहीं गया है, तो भैया आपको पता होना चाहिए, विंग्स ऑफ फायर हो, चाहे इग्नाइटेड माइंड हो, चाहे यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, मतलब ये सारे बुक्स जो हैं ये लिखा गया है किनके द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ व्हीकल, जो हम लोग रियर व्यू देखते हैं अपना मतलब बाइक में या तो 4 व्हीलर वगैरह में, तो कौन सा मिरर होता है, तो ये कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है ना, सारे जो रे ऑफ लाइट होती है मतलब बड़े चीज़ों के छोटे करके दिखाता है, ठीक है। तो एलार्ज जो होता है बड़ी चीज़ होता है उसको क्या करता है, छोटा करके दिखाता है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बाइक के रियर व्यू के लिए, ये होता है कन्वेक्स मिरर। लेकिन जो हेडलाइट होता है गाड़ी का आगे में, इसके लिए जो हम लोग मिरर यूज़ करते हैं वो होता है कनकेव मिरर, जिसका शेप इस तरीके से होता है, ये कनकेव मिरर हो गया, ठीक है, और ये कन्वेक्स मिरर हो गया, क्लियर है। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो यार अपना फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो जाए। प्लस जो भी नॉन टेक का पोर्शन है उसका आप क्या कर, नोट्स कंटिन्यू बनाते रहो, वीडियोज़ भी आपके कंटिन्यू आएंगे, और क्वेश्चन भी मैं आपको रेगुलर पोस्ट करते रहूँगा, ठीक है। आपका जो टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।